उदयपुर गांव में एक रानी नाम की लड़की अपनी अंधी माँ के साथ रहती थी। रीना 8 वर्ष की थी। वहीं उसकी अंधी माँ लगभग 30 वर्ष की, गोरा रंग और लंबे बाल, पर अंधे होने की वजह से उसका पति उसे छोड़कर चला गया। इसी वजह से रागिनी बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। रागिनी अपनी बेटी का लालन पालन बड़े ही कठिनाइयों के साथ कर रही थी। रानी भले ही छोटी थी, पर अकेले रहने की वजह से वो काफी होशियार हो गई थी। वह आस पड़ोस के घरों में काम किया करती थी और अपनी माँ की आंखों के इलाज के लिए पैसा जमा कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी माँ फिर से देख सके। माँ देखना, आप बहुत जल्दी देख पाएंगी। अरे बेटा, क्यों तू इतना परेशान होती है भला? मैं अंधी हूँ, कैसे देख पाऊंगी? आज के समय में सब कुछ संभव है। देखना, मैं आपका बड़े डॉक्टर से इलाज कराऊंगी और आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चिंता क्यों करती हो माँ, मैं सब कुछ इंतजाम कर दूंगी। तू इतनी छोटी होकर कितनी समझदारियों वाली बात कहाँ से करती है? और एक तेरा पिता बिल्कुल भी हमारे बारे में नहीं सोचता। यह सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। रानी अपनी माँ के पास गई और उसने उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रानी रोजाना इसी तरह काम किया करती थी। वहीं रागिनी को भी काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि अंधे होने की वजह से कभी उसका हाथ चल जाता तो कभी उसका हाथ कट जाता। वो कभी भी हार नहीं मानती थी। एक बार गांव में बहुत तेज शोर मचा कि एक चोर ने सेठ के यहाँ पर चोरी की है। उसी चोर को पकड़ने के लिए लोग भी भाग रहे थे, पर वो चोर किसी के हाथ नहीं आया। अब रोजाना गांव में चोरियां होने लगी, जिससे सभी गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए। पता नहीं कहाँ से चोर आ गया है, बड़ा ही फुर्तीला है, पकड़ में नहीं आ रहा है। उसकी पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते हो? पुलिस एक बार में ही पकड़ लेगी। अरे पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि सेठ ने शिकायत की थी, पर पुलिस का कहना है वह अजीब ढंग से गायब हो जाता है। क्या चोर या फिर कोई जादूगर समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। भैया संभाल कर रखना पैसे, वरना वह चोर ना ले जाए। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। सभी गांव वाले बड़े ही सतर्क रहने लगे और अपने कीमती सामान को बड़ी ही सुरक्षा के साथ रखते थे। एक बार गांव में घनश्याम नाम का एक आदमी आया। गोरा रंग, लंबा कद काठी, बड़ा ही मनमोहक लग रहा था, पर सभी लोग उसे बड़े ही शक की नजर से देख रहे थे। इस पर घनश्याम ने सुरेश से कहा, अरे भैया क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा, कहाँ से आए हो? अरे मैं शहर से आया हूँ। मैंने सुना है इस गांव में खेती बहुत ही अच्छी होती है। हाँ सही बात है, तो तुम्हें क्या करना है इससे? अरे मैं खेती सीखना चाहता हूँ, क्योंकि शहर में तो खेती होती नहीं है। अच्छी बात है, मैंने तो सोचा कि कहीं तुम। और ये कहकर सुरेश रुक जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी दूर से झलक रही थी। उसे इस तरह से परेशान देखकर घनश्याम ने नरमी से कहा, क्या कहीं तुम? बोलो भैया क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, हमारे गांव में एक चोर आ गया है और वह रोजाना किसी न किसी के घर में चोरी कर जाता है, इसलिए हम बाहर वाले लोगों से थोड़ा डरते हैं। अरे भैया डरने की क्या बात है, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं भी अपना कीमती सामान छुपा कर रखूंगा। इसके बाद घनश्याम वहां से चला गया। उसने सेठ के बगल में ही किराए पर एक मकान ले लिया। वहीं सेठ भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक चोर का पता नहीं लग पाया और उसके घर में काफी मात्रा में गहने और पैसे चोरी हुए थे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी था। हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हो? बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी कर पाई थी, पर एक ही झटके में वह चोर चुरा ले गया। अजी भगवान को क्या कोस रहे हैं, ये सब तो आप ही के कर्म है। आपसे कितनी बार कहा है गरीबों को मत सताया करो। तू तो अपना मुंह बंद रख। कब मैंने गरीबों को सताया है?
क्या अब मैं अपने पैसे भी नहीं मांग सकता हूँ? अरे मांगने का भी तरीका होता है, पर आप जिस हिसाब से गरीबों से पैसा लेते हैं उससे लोगों की हाय पड़ती है और इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है। यह सुनकर सेठ और ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरह से उसने गरीबों को सताया है। रागिनी ने भी उससे पैसे उधार लिए थे तो उसने उसे भी नहीं छोड़ा और उससे 2 गुना पैसा वसूल लिया। ये सब सोचकर सेठ को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगी क्योंकि रागिनी उस समय बहुत रोई थी। एक दिन रागिनी घर में कुछ काम कर ही रही थी कि तभी एक आदमी काले लिबास में उसके घर पर आया और रागिनी को पता ही नहीं लगा। उसे लगा कि उसकी बेटी आई है और रागिनी ने उससे कहा, अरे बेटा आ गई तू, चल सामान लेकर आ जा, पैसे मैंने उस डब्बे में रख दिए हैं। पर रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो आदमी सारे पैसे लेकर वहां से भागने लगा। तब तक रानी भी आ गई और उस आदमी को देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। पर रानी इससे पहले कुछ कह पाती वो आदमी वहां से भाग गया। इस पर रानी बहुत ज्यादा परेशान हुई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हो गया? माँ अभी हमारे घर पर एक आदमी आया था। क्या? वो चोर तो नहीं था? जा जल्दी से अपने पैसे देख। जब रानी ने डिब्बे में पैसे देखे तो वहाँ पैसे नहीं थे। इस पर रानी बहुत ज्यादा दुखी हुई और अपनी माँ से कहा, माँ वो चोर ही था, वो हमारे सारे पैसे लेकर निकल गया। अब मैं आपकी आंखों का इलाज कैसे कराऊंगी माँ? बेटा तू दुखी मत हो, शायद हमारा नसीब ही ऐसा है। वहीं दूसरी तरफ वो चोर घनश्याम के घर में घुस जाता है और जब उसने अपना चेहरा खोला तो वो और कोई नहीं बल्कि घनश्याम ही था। तभी गांव में शोर मच गया कि रागिनी के घर पर भी चोरी हो गई है। घनश्याम कपड़े बदलकर बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ औरतें आपस में बात कर रही हैं। अरे बेचारी वैसे भी तो अंधी है, ऊपर से चोर ने भी उसके अंधेपन का फायदा उठाया है। पता नहीं क्या बीत रही होगी बेचारी पर। हाँ जिज्जी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो छोटी बच्ची पूरे दिन काम करके पैसा इकट्ठा करती है। उस चोर को तो बिल्कुल भी दया नहीं आई इस बच्ची पर। हाँ, चोर का कौन सा दिल होता है? ये सब सुनकर घनश्याम बहुत ज्यादा हैरान हुआ क्योंकि उसे नहीं पता था कि रागिनी और रानी की क्या कहानी है। वो अपने घर आ जाता है और अपने संदूक को खोलकर उनमें से पैसे निकालकर रानी के घर आ जाता है। आप कौन हैं अंकल और यहाँ क्या करने आए हैं? मैं वही चोर हूँ जो अभी तुम्हारे घर से पैसे चुरा कर ले गया था। क्या? अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? हमारे सारे पैसे तो आपने चोरी कर लिए ना, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हारे पैसे लेने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हें पैसे देने आया हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब कहकर वो रानी के हाथों में बहुत सारे पैसे थमा देता है। तुम इन पैसों से अपनी माँ की आंखों का इलाज करवा लेना, इससे तुम्हारी माँ की आंखें ठीक हो जाएंगी। पर आप हमारे ऊपर ये उपकार क्यों कर रही हैं? भले ही मैं चोर हूँ पर इतना बुरा नहीं कि मैं गरीब लोगों के साथ बुरा करूँ। मैं चोर अपनी खुशी से नहीं बना हूँ, मेरे हालातों ने मुझे चोर बना दिया है। तो आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? आप कितने अच्छे इंसान हैं। आज के समय में कोई चोर इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? हाँ भैया, मेरी बेटी एकदम ठीक कह रही है। भले ही मैं देख नहीं सकती पर आप बहुत नेक दिल के इंसान लगते हैं। ये सुनकर घनश्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन दोनों से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हो। मुझे तो लगा तुम मुझे बहुत बुरा भला कहोगे, और अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। तुम अपनी माँ का इलाज जरूर करवा लेना। इसके बाद घनश्याम वहां से चला जाता है। वह उस गांव को भी छोड़ देता है। उन रुपयों को देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है और जब उसने ये बात गांव वालों को बताई तो गांव वाले काफी हैरान हुए क्योंकि वो जिस चोर को ढूंढ रहे थे वो चोर उन्हीं के बीच में रह रहा था। पर गांव वालों को खुशी थी कि चोर ने ईमानदारी दिखाई।